हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम 11th के जो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जो भी टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दिए हुए थे। तो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट्स पे जब आपने बोला कमेंट्स में कि हमें इस पे एक वन शॉट वीडियो होना चाहिए, तो मैंने आपके लिए वन शॉट वीडियो बनाया जो जिसमें हम 11th की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो इवनिंग में अपलोड हो जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू मेरे सिस्टम में आ रहा था, इसलिए मैं वीडियो अब टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन फ्रेंड्स, अब वीडियो आ गया है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली बात यह है कि हम इस केमिस्ट्री जो भी हमने लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस दिए थे, एक्चुअली वो गेस्ट क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब जब आपका इंग्लिश पेपर टफ आया था, बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो उसके हिसाब से मैंने आपका केमिस्ट्री पैटर्न का पेपर दिया हुआ था। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि पेपर कैसे आ सकता है, टफ पेपर भी अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आपका पेपर टफ निकल सकता है। तो जो भी टफ टॉपिक्स है उनको भी मैंने उस वीडियो में लिया हुआ था। तो अगर आपको वो टॉपिक्स आते हैं तो आप उन्हीं से कंटिन्यू कर सकते हो। फिर भी अगर आप छोटा सा या एक रिवीजन चाहते हो तो आप ये वन शॉट वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपकी आसानी के लिए मैंने आपके लिए एक काम किया है। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने एक काम किया, मैंने इस वीडियो को मतलब जो भी उस पेपर में गेस्ट क्वेश्चन दिए थे उसको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी एक ही वीडियो से बोर हो जाओ। मतलब सारा कुछ हम इसी में डिस्कस करेंगे, यानी फिजिकल केमिस्ट्री भी इसी में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक भी इसी में डिस्कस करेंगे और इनऑर्गेनिक में इसी में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम ऑर्गेनिक अलग डिस्कस करें, इनऑर्गेनिक अलग डिस्कस करें और ऑर्गेनिक अलग डिस्कस करें और फिजिकल भी अलग हम इसमें डिस्कस करें। तो हम 3 वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, जिससे आप भी बोर नहीं हो जाओगे और ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं जाएगा, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो मैं आपको इतना सजेस्ट कर दूंगा कि आप के लिए एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बस आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और आप एक्सटर्नल भी पढ़ सकते हो यूट्यूब से, जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपने नोट से, जहाँ से भी आपने प्रिपेयर किया है आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और जितना मैंने इस वीडियो में दिखाया है, अगर आप एग्जाम में भी उतना ही लिखोगे तो आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इंग्लिश पेपर टफ आने के बाद केमिस्ट्री का भी पेपर हमेशा जो टफ आता ही है। तो जब इंग्लिश का पेपर इतना टफ आया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि केमिस्ट्री का पेपर कितना टफ आ सकता है। तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ने होते हैं, जिसको हम HOTS बोलते हैं, यानी हॉट क्वेश्चन बोलते हैं। वो आपको यहाँ से ज़रूर पढ़ के जाना है। तो वो भी मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। तो अगर आप वो शायद 15 मिनट्स का वीडियो है, वो भी अगर आप देख के आओगे तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो ये पोर्शन ये मैं खुद कवर करने वाला हूँ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए अलग अलग जो भी मेरे फ्रेंड्स है, टीचर्स है, उनसे उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आपको ये क्लियर करवा देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग आपका एक एक्सपर्ट होना चाहिए। इनऑर्गेनिक का अलग एक्सपर्ट और ऑर्गेनिक का अलग एक्सपर्ट होना चाहिए, जो आपको ये क्लियर कर देगा। तो उनके लिए मैं अलग टीचर को प्रिपेयर करूंगा, तो उसका वन शॉट भी कल ही आएगा। मतलब मैं ज़्यादा गैप नहीं दूंगा, वो भी कल ही आ जाएगा। यानी अगर ये वीडियो 4th डेट को अपलोड हुआ या 4th डेट के लेट इवनिंग को अपलोड हुआ, तो 5th डेट के इवनिंग को दूसरा आ जाएगा और 6th के दिन तीसरा वीडियो आ जाएगा, जिसमें जिन जिन 3 पार्ट्स में ये सारा जो आपका केमिस्ट्री हम क्लियर कर देंगे। देखो ये जो जैसा कि मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअली गेस्ट पेपर नहीं होता, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। गेस्ट पेपर्स हम उनको देते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता है, वो बस खाली उनको हम 10-20 या 25 क्वेश्चन देते हैं, वो उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, वो उनसे अबव द पास मार्क्स एक्सपेक्ट करता है, वो उसे पास करता है, उसको हम गेस्ट पेपर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आप उनको पढ़ते हो, उसमें आप ये देखते हो कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। और मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हाट टू रीड इज नॉट इंपॉर्टेंट बट व्हाट नॉट टू रीड इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मतलब आपको पहले ये देखना है कि मुझे क्या अपनी बुक्स में छोड़ना है, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है, वो आपको पहले देखना है। वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमें ये होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से हम
पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे सवाल ऐसे कमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे कि क्या हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपके इन गेस्ट पेपर से। तो पहले मैं आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि पहले ये गेस्ट पेपर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनसे आप अगर हम 70 की बात करेंगे तो 60 प्लस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है उस वीडियो में कि आपका 1 मार्क्स वाला यानी MCQ भी किस टॉपिक से पूछा जाएगा, जिसमें मैंने थोड़ा सा बोहर के बारे में आपको बोल दिया था। और वहाँ पे बोहर के मॉडल से आपको एनर्जी निकालनी होगी, रेडियस निकालनी, उस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया था कि MCQ किससे आएंगे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट किससे आएंगे, और फिजिक्स का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ था। तो पहले अगर हम इस स्लाइड की तरफ चलते हैं, इसमें जो भी लिखा होगा आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि खुद ही पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, जो कि स्पेशली 11th क्लास के लिए, जिसमें हम सारे पेपर्स और सारे लिंक शेयर करते हैं, और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है वो हम वहीं पे शेयर करते हैं। तो उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी दी हुई है। और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो भी हम यहाँ पे PPT डिस्कस करेंगे, अगर आपको इसका PDF चाहिए रिवीजन के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद अगर हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखेंगे कि जो जो हमने गेस्ट पेपर में लिया हुआ था, अगर आपके पास वो गेस्ट पेपर साथ में होगा, तो पहले हमने गेस्ट पेपर में क्वेश्चन लिया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अगर हम पहले इंट्रोडक्शन में इसकी बात करेंगे, तो केमिस्ट्री डील्स विद मैटर एंड द चेंजेस ऑकरिंग इन इट। दीज केमिकल चेंज आर गवर्नड बाय सम एम्पिरिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी केमिस्ट्री में कुछ मैटर्स ऐसे डील करते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे लाते हैं जिनके लिए हम कुछ लॉज फिर गवर्न करते हैं। यानी कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि हर एक रिएक्शन के लिए एक ही बन जाता है, मतलब एक लॉ बनता है उस रिएक्शन के लिए। तो कुछ ऐसे बहुत सारे लॉज है, उनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। यानी वो लॉज का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एक इक्वेशन या जो भी इक्वेशन होती है, जो भी रिएक्शंस होती है, उनके लिए वो लॉ बन जाता है, यानी वो सभी इक्वेशंस पे अप्लाई होता है। तो पहला जो लॉ हम डिस्कस करेंगे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो हम दूसरा डिस्कस करेंगे दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ लॉ दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके बाद एक और लॉ आता है दैट इज गैलो-सिक्स लॉ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप अपनी नोट से वो पढ़ के भी जाओगे, वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो। पहला लॉ हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैंने एक एक स्लाइड में एक एक लॉ लिया हुआ है, और मैंने आपको स्टेप वाइज यहाँ पे लिखाया हुआ है कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे दैट दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवेजियर, यानी इस लॉ को किसने दिया हुआ था, एंटोनी लेवेजियर ने इस लॉ को दिया हुआ था। और इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसने क्या कहा था इस लॉ में, दैट इट स्टेट्स दैट मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मास हम नहीं ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी जो एक केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के दौरान न मास बन सकता है न मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी जो ऑल ओवर केमिकल रिएक्शन होगी, उसमें मास न डिस्ट्रॉय होगा न क्रिएट होगा। यानी न मास अगर किसी रिएक्शन का किसी एलिमेंट का मास 18 ग्राम्स है, तो रिएक्शन होने के बाद उसका मास वही 80 ग्राम्स होगा, ना उसमें कम होगा ना उसमें ज़्यादा होगा। इसके कहने का मतलब यही है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। या इन अदर वर्ड्स हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन the initial weight of a reacting substance is equal to the weight of the product। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 डेफिनेशन दिए हुए एक ही लॉ के लिए। पहली डेफिनेशन ये है कि मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, या आप ऐसे भी कह सकते हो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास, यानी जो इनिशियल मास होगा, वो ही मास जो मतलब पहले ऐसे में आपको समझा दूं यहाँ पे, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स पहले मिलते हैं। जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होगा या जो रिएक्टेंट्स का टोटल वेट मास होगा, वो इक्वल होगा जो भी आपको लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा उसके बराबर होगा। यानी इन अ केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस, जो भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं, उनका जो वेट होता है वो बराबर होता है, जो आपको लास्ट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनका भी वेट बराबर
होता है उसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन यहाँ पे, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी मास ना बन सकता है ना क्रिएट हो सकता है, बट ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो सकता है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल एक देखेंगे, an iron increase in weight on rusting, it is because of its combination of oxygen from the air and increase its weight is exactly to the weight of the oxygen combined। इसका मतलब यह है कि जब आयरन को रस्टिंग होती है तो इसका वेट इंक्रीज होता है। इसका वेट इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, जो कि एयर में हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐड अप इसमें हो जाते हैं। तो इस आयरन में मास उतना ही ऐड होगा जितना इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। जहाँ पे मैंने रिएक्शन एक ली हुई है, दैट इज 4 टाइम्स आयरन 3 टाइम्स ऑक्सीजन गिव्स 3 Fe2O3। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवेजियर समराइज्ड हिज फाइंडिंग बाय फॉरवर्डिंग अ लॉ विच इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में इंट्रोडक्शन क्या है, दैट इज लुइस प्रोस्ट इन 1799 प्रपोज्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इट सेड्स दैट different samples of same compound always contain same elements combined together in same proportion by mass। देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आया होगा कि इसके कहने का मतलब क्या है। ये बस इतना स्टेट करता है कि अगर हम सेम कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स लेंगे वो हमेशा सेम एलिमेंट से सेम रेशो ऑफ मास में जुट जाएंगे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, अगर हम कोई वाटर सैंपल लेंगे किसी एक जगह से, फिर दूसरा वाटर सैंपल लेंगे, प्योर वाटर सैंपल लेंगे, यानी हम अलग अलग जगहों से अलग अलग वाटर सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, फिर हम उनको देखेंगे कि इनका रेशो ऑफ मास क्या है। रेशो ऑफ मास का मतलब यह है कि हम देखेंगे कि 1 ग्राम का हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलता है। अगर हम घर का पानी लेंगे उसमें हम टेस्ट करेंगे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलेगा, उसको हम वो रेशो हम लिखेंगे पहले। फिर हम ओशन का वाटर लेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलता है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर हम डिफरेंट सैंपल्स लेंगे तो हर जगह सैंपल्स का वाटर सैंपल्स का सेम कंपाउंड का रेशियो सेम रहेगा। यानी जितने मॉलिक्यूल्स या जितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर से मिल जाएंगे उतने ही ओशन में भी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ग्राम से मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन ली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे, when different elements combine to give a pure compound the ratio between masses of these elements will always remain same। इसके कहने का मतलब भी यही है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए, उसका रेशो उसके मास का रेशो हमेशा सेम रहता है। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे या हम इसको प्रूव भी कह सकते हैं। प्रोस्ट प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट अ कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यानी अगर हम कोई कंपाउंड डिफरेंट सोर्सेज लेंगे विल ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। यानी वो हमेशा एक ही प्रपोर्शन में कंबाइन हो जाएंगे। इफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ प्योर वाटर, यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बोली थी, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यानी हम डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर लेंगे डिफरेंट सोर्सेज से, लाइक हम रिवर से लेंगे, ओशन से भी लेंगे, वेल से लेंगे, ट्यूब वेल से लेंगे, रेन का वाटर भी लेंगे। उसको जब हम एनालाइज करेंगे वी विल फाइंड दैट द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज टू बी 1:8। यानी जहाँ जहाँ पे भी हम देखेंगे तो हमने यही पाया कि इनका जो रेशियो है मासेस का, चाहे हम रिवर का वाटर ले, चाहे हम ओशन का वाटर ले, चाहे हम वेल का वाटर ले या ट्यूब वेल या रेन का वाटर ले, जहाँ का भी हम वाटर लेंगे
उनका मासेस का रेशो हमेशा सेम रहेगा। जहाँ से भी हम, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं से भी कोई भी कंपाउंड लेंगे, जब हम उस कंपाउंड का रेशो देखेंगे मासेस का, उसका हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ सैंपल ऑफ प्योर वाटर दो प्रिपेयर्ड द लेबोरेटरी और obtained फ्रॉम रेन और रिवर और वाटर फ्रॉम कंटेन्स 1 part of हाइड्रोजन एंड 8th part ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या कितना पार्ट हाइड्रोजन का कितने पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से मिल पाएगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 part ऑफ हाइड्रोजन, 1 part हाइड्रोजन का 8th part ऑफ ऑक्सीजन से मिल जाएगा वाटर बनाने के लिए। तो जहाँ पे भी एक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 8th part ऑफ ऑक्सीजन से मिल जाएगा, वहाँ पे हमेशा वाटर ही बनेगा, वहाँ पे हमेशा वाटर ही बनेगा। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट यही कहता है कि इट स्टेट्स दैट डिफरेंट सैंपल्स ऑफ different samples of same compounds always contain the same elements combined together in proportion। यानी अगर हम फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, क्या अगर हम वाटर लेंगे तो हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सेम रहेगा हमेशा। जहाँ से भी किसी भी सोर्स से भी हम अगर वाटर लाएंगे, वाटर है तो हमेशा उसका सेम प्रोपोर्शन रहेगा। उसके बाद आपका एक और लॉ आता है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होता है। मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर देना, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ था वीडियो के पहले में ही। इन 1803 जॉन डाल्टन प्रपोज्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये लॉ किसने दिया हुआ है? ये लॉ आपके डाल्टन ने दिया हुआ है। डाल्टन कहता है कि इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स, यहाँ पे आप साथ साथ देख लीजिए, जहाँ से भी मेरे जो भी मैं पढ़ता हूँ उसको आप माइंड में ट्रांसलेट करके, अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके आप इसको देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट टू एलिमेंट्स it states that if two elements combine to form more than one compound। इसका मतलब ये है कि अगर दो कंपाउंड, दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, यानी अगर दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास that combines with a fixed mass of other element in the same ratio of स्मॉल होल नंबर और सिंपल रेशियोज। इसके कहने का ये भी एक्चुअली लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन से, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे एक ही होता था, यानी इट स्टेट्स दैट डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड। यहाँ पे एक ही कंपाउंड था। यहाँ पे अगर हम दो कंपाउंड्स, यानी जब दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उसका मतलब उसमें जो भी मासेस होगा, that mass of one element that combined with a fixed mass of other element are in the same ratio of whole number or simple ratios। एक और डेफिनेशन अगर हम इसकी यहाँ पे देखेंगे, that is in other words law of multiple proportions। law of multiple proportions stated as if two elements x and y combine to form more than one केमिकल कंपाउंड, यानी एक्स और वाई हम उनको कंबाइन करेंगे, वहाँ पे अगर हमें एक से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड मिल गया, देन द वेरियस मासेस ऑफ वन एलिमेंट एक्स विच कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ वाई एलिमेंट विल बी सिंपल रेशियोज। यानी जो भी एक्स, जब हम एक्स को मिलाएंगे किसी एलिमेंट के साथ, यानी यहाँ पे देख सकते हो द वेरियस मासेस ऑफ वन एलिमेंट ऑफ एक्स विच कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट वाई विच इज इन सिंपल रेशियो। यानी वो सिंपल मल्टीपल रेशियोज में होगा, उनके मासेस का जो भी रेशियो होगा वो सिंपल मल्टीपल्स में होगा, यानी सिंपल मल्टीपल रेशियोज में होगा। उतना जो है उसमें हाईली कंसेप्ट वहाँ पे यूज नहीं होगा, वहाँ पे भी सिंपल रेशो होगा। अगर हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, रेशो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन इन CO, यानी रेशो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन इन CO एंड CO2। यहाँ पे आप देख सकते हो रेशो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन के डिफरेंट रेशियोज हम देखेंगे मासेस के। यहाँ पे आप CO भी देख सकते हो, CO भी कंपाउंड है और CO2 भी कंपाउंड है। दोनों किससे बने हुए हैं? दोनों
CO से बने हो, यानी C ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के मिलने से बने हुए हैं। टू स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द रेशियो बिटवीन डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन इन टू कंपाउंड्स, यानी अगर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का रेशियो क्या है दोनों कंपाउंड्स में, it is with fixed mass of carbon, that is 12 ग्राम, is simple 16:32, यानी सिंपल रेशो अगर हम लेंगे दैट इज 1:2, विच इज सिंपल होल नंबर रेशो, एंड दे ओबे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद आपका आता है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion. When two different elements A and B combine separately with fixed mass of the third element E, the proportion in which these combine with E will be either in the same ratio और सिंपल, यानी ये भी ऐसा ही है, यानी या तो ये सेम रेशियो में होगा या वो सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, यानी वो सिंपल मल्टीपल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। व्हेन टू एलिमेंट C एंड O, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन जब मिलेगा अलग अलग सेपरेटली कंबाइंड विद ऑक्सीजन, यानी जब कार्बन हाइड्रोजन से मिलेगा और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे विथ H टू फॉर्म मीथेन, जब CH से मिलेगा तो वहाँ पे मीथेन बनेगा, जब ऑक्सीजन H से मिलेगा तो वहाँ पे वाटर बनेगा। इन CH4 रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 12:4, दैट इज 3:1, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल मल्टीपल है, सिंपल रेशियोज है यहाँ पे। इन H2O रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 16:32, दैट इज 1:8। उसके बाद व्हेन C एंड O कंबाइन विद ईच अदर, जब हम उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सा रेशियो मिलता है, वहाँ पे हमें वही रेशियो मिलता है। देखिए यहाँ पे हमें मिला 3:1 और यहाँ पे हमें मिला 1:8। अगर हम यहाँ पे 1 और 1 को जाने देंगे यानी इसके लास्ट वाला 1 और इसके फर्स्ट वाला 1, जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सा रेशियो मिल जाएगा, 3:8। और जब हम देखते हैं कि CO2 का रेशियो क्या होता है, CO2 का रेशियो भी 3:8 होता है, यानी या तो वो सेम होगा या तो वो सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट होगा, यानी सिंपल यानी 1 या तो 1 से, देखो यहाँ तो 1 से मल्टीपल है, किसी जगह 2 से भी मल्टीपल होगा, वो भी मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इसके बाद छोटी छोटी टर्म्स है जो कि आपने पढ़ी हुई होती है, जिसके बारे हम थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, एटम्स ऑफ द एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट इन मास नंबर। एग्जाम्पल 1H1, यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर ऊपर 1 है, दूसरे में एटॉमिक नंबर 1 है मास नंबर 2 है, और यहाँ पे जो 1H3 है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है। दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप क्लोरीन में देख सकते हो, दैट इज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसका हम मास नंबर 35 भी लेते हैं, 37 भी लेते हैं, यानी डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। उसके बाद बात आती है आइसोबार्स, एटॉम्स हैविंग सेम मास नंबर, यानी जिन एटम्स में मास नंबर तो सेम होगा बट डिफर इन एटॉमिक नंबर। यानी अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और इसका मास नंबर 32 है, और अगर हम सल्फर की बात करेंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और इसका मास नंबर 32 है, इनको हम आइसोबारस बोलते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, बट दोनों का मास नंबर 32 है। यानी आइसोबारस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसके बाद आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जिन एटम्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। एग्जांपल है C14 8, यानी ऑक्सीजन का क्या हो यहाँ पे मास नंबर है दैट इज 16, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली ये C14 नहीं, एक्चुअली 2C14 नहीं, यहाँ पे 6C14 है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख सकते हो 8 और 16, और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 to 14। यहाँ पे हम आइसोटोन्स उनको कहते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होगा, जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मास नंबर डिफरेंट होगा।
इसके बाद एक और टॉपिक हमने उसमें मेंशन किया हुआ था गेस्ट पेपर में, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? यहाँ पे आप देख सकते हो द फार्मूला। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स क्यों ज़्यादा, क्योंकि आपको ज़्यादा एग्जांपल से ही समझ आता है। जितना ज़्यादा आप एग्जांपल्स करोगे, जितना ज़्यादा आप डिफिनीशन याद रखोगे, उनमें से आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, तो आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। द फार्मूला विच शोज सिंपलेस्ट रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसी फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ, जो हमें सिंपलेस्ट रेशो दे, जो सिंपलेस्ट रेशो शो करता है डिफरेंट एलिमेंट्स का प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। यानी जो भी अगर एक कंपाउंड होगा, उसमें जो भी एटम्स यूज किए होंगे, उनका हम सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लेंगे बेंजीन एक कंपाउंड है, दैट इज उसकी जो एम्पेरिकल फार्मूला है, उसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H6। लेकिन अगर हम 6 उसमें कॉमन निकालेंगे, तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा? उसकी एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज CH। यानी इसका सिंपलेस्ट रेशो, जितना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उतना, जैसे हम रेशोज को सॉल्व करते हैं, अगर हमें किसी जगह रेशो आता है 2:8, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1:4। यहाँ पे भी ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पे है 6 C6H6, यहाँ पे हम 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? खाली CH। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे, ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H12O6, बट इसकी जो एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगी दैट इज CH2O। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम सी से 6 निकालेंगे, एच से भी 6 निकालेंगे, ओ से भी 6 निकालेंगे, तो एच से यहाँ पे खाली बच जाएगा 2, और यहाँ पे 1, ओ सी के पास 1 और ओ के पास 1, इसीलिए यहाँ पे बचा CH2O। इसके बाद एक और कंपाउंड है आपका दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी H2O2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगी, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। यहाँ से हम H का 2 लेंगे, O का 2 लेंगे, वहाँ पे हमें खाली बच जाएगा दैट इज HO, यहाँ पे हमें बच जाएगा। वाटर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज एम्पेरिकल फॉर्म ऑफ वाटर इज H2O। यानी जैसे इसकी एम्पेरिकल फार्मूला है, वैसे ही इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? अगर हम ऐसे कॉमन 2 निकालेंगे, ओ के पास तो खाली 1 बचा हुआ है, तो उससे हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जैसे उनकी मॉलिक्यूलर हैविंग सेम एम्पेरिकल फार्मूला, यानी जैसे उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वैसी उनकी कौन सी फार्मूला बन जाती है? एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे एसिटाइलिन, यानी C2H2 एंड बेंजीन C6H6 हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला। यानी अगर हम एसिटाइलिन की बात करेंगे, एसिटाइलिन में हम अगर 2 कॉमन निकालेंगे, तो एसिटाइलिन की क्या फार्मूला बन जाएगी? एम्पेरिकल फार्मूला CH। अगर हम बेंजीन की यहाँ पे देखेंगे, बेंजीन में अगर हम 6 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली CH। तो यहाँ पे दोनों की फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगी? CH। तो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करेंगे दैट इज CH3COOH एंड ग्लूकोज C6H12O6। यानी अगर हम यहाँ से भी देखेंगे, इसमें कितने O है, इसमें कितने H है, अगर हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे C 2 है, H 4 है, और O भी 2 है। अगर हम C से 2 कॉमन निकालेंगे, H से भी 2 कॉमन निकालेंगे, O से भी 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे C 1 बचेगा, H 2 बच जाएंगे, और O भी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की फार्मूला क्या बन जाएगी? CH2O, यानी C1H2 और O1 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये एम्पेरिकल फार्मूला है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सिंपल है, या तो जो आप वैसा ही है जैसा आप 9th में पढ़ते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है? इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे, वो एक्चुअल हम यहाँ पे लेते हैं, और साथ ही साथ जैसा एलिमेंट होगा, जैसा एटम होगा, वैसा ही इसमें हम मॉलिक्यूल में लेते हैं। इट कैन ईदर बी सेम एज एम्पेरिकल फार्मूला और सम मल्टीपल ऑफ इट। यानी ये तो, या तो ये सेम हो सकता है एम्पेरिकल फार्मूला के जैसा, या तो ये कुछ उसका मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। यानी इसमें हम बराबर लेते हैं, यानी जितने C होंगे वो भी लेते हैं, जितने O होंगे वो भी लेते हैं। यहाँ पे हम कॉमन कुछ भी नहीं निकालते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ट्रू कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि CO2 की आप मुझे एम्पेरिकल फार्मूला निकाल के दो, तो इसकी एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगी? इसकी एम्पेरिकल फार्मूला सेम ही बन जाएगी, यानी CO2
एम्पेरिकल फार्मूला की क्या बन जाएगी CO2, वो यानी दोनों फार्मूलाज सेम होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज देखेंगे यानी C6H12O6, ये इसकी मॉलिकुलर फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू द, ये हम 6 का, अगर हम इनमें से 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा CH2O, यानी हम कह सकते हैं दैट और 6 टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला, यानी ये 6 टाइम्स है एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि वहाँ पे क्या हमें मिल जाता है CH2O, यहाँ पे मुझे ओ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आ जाएगा CH2O, यानी 6 टाइम्स यहाँ पे हमारी एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगी। अगर हमें मॉलिकुलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड की निकालनी होगी, हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला दी हुई है। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड में बी कैलकुलेटेड by calculating a whole number n with the empirical formula of that compound, यानी n से आपको उससे मल्टीप्लाई करना है जो भी उसकी एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, यानी मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू द एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ग्लूकोज, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए ग्लूकोज की जो मॉलिकुलर एम्पेरिकल फार्मूला है दैट इज CH2O, ये इसकी मॉलिकुलर ये इसकी एम्पेरिकल फार्मूला है। यहाँ पे अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज CH2O, इसके बाद हमें n से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6, अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस यही फार्मूला बन जाएगी, यानी मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n, जो कि एक होल नंबर हो सकता है। वेयर n इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे n किसके बराबर होता है, n इज इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला इनटू वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला इनटू वेट, अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद अगर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में आपको क्या करना है, डिफिनेशन ऑफ मोल, यानी मोल क्या होता है, हम कैसे एक यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए, आप इस स्लाइड में भी देख सकते हो मोल के एग्जांपल, इस स्लाइड में भी देख सकते हो मोल के एग्जांपल्स, आपको क्लियर करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास यानी डिफिनेशन ऑफ मोल क्या है, द मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ ए सबस्टेंस, यानी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी अगर हम देखेंगे कि द मॉलिकुलर मास और एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास, यानी आप देख सकते हो मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ ए सबस्टेंस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ C इज इक्वल टू द 12 ग्राम्स। देखो यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका मास नंबर क्या बन जाएगा, इसका मास नंबर बन जाएगा 12, यानी एक कार्बन का मास है 12, इसी को हम बोलते हैं कि एक मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द 12 ग्राम्स, यानी जितना एक कार्बन का मास होगा वही उसके बराबर क्या है, मोल, यानी 1 मोल इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। देखो कैसे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम किसी का एटॉमिक मास देखेंगे, यानी अगर हम यहाँ पे इस कार्बन का एटॉमिक मास देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास क्या हमें आ जाएगा, दैट इज 12 ग्राम्स, तो यहाँ पे 1 मोल हम किसके बराबर लेंगे, दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। अगर हम मैग्नीशियम का एटॉमिक मास देखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, यानी 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, 24 ग्राम्स। वैसे ही 1 मोल ऑफ हाइड्रो H2O, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया अब H2O, यानी अगर हम देखेंगे H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रो वाटर इज दैट इज 18 ग्राम्स, यानी हम ऐसे भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ molecules, यानी 1 mole of H2O is equal to 18 grams, 1 mole of CO2 is equal to 44 grams, 1 mole of CaCO3 is equal to 100 grams and 1 mole of Fe2O3 is equal to 160 grams। अगर हम फार्मूला से देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सबस्टेंस, जो भी एक सबस्टेंस का गिवन मास होगा, डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, यानी चाहे आपको एटॉमिक मास गिवन दिया हो, मॉलिक्यूलर मास गिवन दिया हो, जो भी मास आपको गिवन दिया गया हो, आपको उसको देखना है क्या वो मॉलिक्यूल है, क्या वो एटम है, क्या वो कोई सबस्टेंस हो, जैसा भी वो सबस्टेंस हो, आपको फिर उसी के मास, यानी चाहे वो आपको, अगर आपको ऊपर एटम होगा तो आपको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, अगर फॉर्मूला मास होगा तो फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है, अगर मॉलिक्यूलर मास होगा तो फिर आपको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। इसके बाद एवोगैड्रोस नंबर क्या बोलता है हमें, एवोगैड्रोस नंबर डिफिनीशन, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, यानी अगर हम यहाँ पे एक देखेंगे कि एक कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एक कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ मोल, यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसको हम बोलते हैं 1 मोल, यानी द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, यानी एक एटम या एक मॉलिक्यूल में, यानी
द नंबर ऑफ एटम्स यानी एक नंबर ऑफ एटम्स यानी एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। देखो अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे, हमें देखना है इस कार्बन में कितने एटम होंगे, इस 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें कितने एटम्स होंगे, यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम होंगे, उसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। या अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक H2O मोल में देखो 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं 1 मोल। यानी इस 18 ग्राम ऑफ वाटर में या 18 ग्राम ऑफ वाटर में, या तो आप कह सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है H2O, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमें कौन देता है, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर बोलता है कि एक मोल ऑफ या तो एटम, या तो 1 मोल ऑफ एटम या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, या यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मोल ऑफ एटम कार्बन, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल H2O, इसमें इतने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी एक मोल में या तो इतने एटम्स होंगे अगर आप एटम की बात करोगे, या अगर आप करोगे 1 मोल की बात, तो उस एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा और, अगर हम रिएक्शंस की तरफ चलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन में देखेंगे कि मोल कंसेप्ट कैसे यूज होता है। सी, अगर हम कार्बन देखेंगे, कार्बन का एक कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है, दैट इज 12 ग्राम्स, और इसी को हम 1 मोल भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, और इसको हम 1 मोल, यहाँ पे हमने लिया 1 मोल ऑफ कार्बन एंड उसके बाद लिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जब हमने इसको कंबाइन किया तो दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम्स, यानी इसका 12 ग्राम, इसका 16 ग्राम, यानी टोटल मास तो कंजर्व रह जाएगा, जैसे हमने पहले लॉ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में डिस्कस किया। तो इसका टोटल मास आ जाएगा 28 ग्राम्स। यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ कार्बन था, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आ जाएगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे अब ये एक मोल अलग से बन गया 1 मोल, यहाँ पे ये बन गया अब 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे अब ये मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 मोल ऑफ सी इज इक्वल टू 12 ग्राम्स, यानी इन्हीं 12 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम देखेंगे 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24 ग्राम्स, यानी एक मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे मैग्नीशियम के, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ H2O, यानी एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, यानी अगर आप लोगे एक मोल ऑफ, यानी आप एक बोतल में लोगे 1 मोल ऑफ वाटर। अब आपको देखना है इस एक मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, तो उस एक मोल ऑफ वाटर में आपको 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। इसी के साथ इसके साथ साथ 1 मोल ऑफ CO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। 1 मोल ऑफ NaCl, यहाँ पे आपको मैं यहाँ से फिर से आपको आपके लिए डिस्कस करता हूँ। अगर आप लाते हो 1 मोल ऑफ NaCl, आप क्या लाते हो 1 मोल ऑफ NaCl, उस 1 मोल ऑफ NaCl में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl होंगे, यानी उसमें कितने नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें होंगे आपके 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। अगर आप किसी शॉप पे जाओगे, वहां पे आप उस शॉपकीपर से मांगोगे कि आप मुझे दे दो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, यानी देखो NaCl होता है एक मॉलिक्यूल, अगर आप उससे मांगोगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, तो वो क्या आपको देगा, वो आपको वहां पे देगा 1 मोल ऑफ NaCl। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर हम Cl की बात करेंगे, Cl का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 44 ग्राम्स, यानी 1 मोल ऑफ Cl में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स ऑफ Cl। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।
बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कमेंट्स में बताते थे कि ये टॉपिक इस साल नहीं है, लेकिन आपको ये करके जाना है, क्या पता इस पे एक न्यूमेरिकल लिया हो, इसीलिए मैंने आपके लिए ये टॉपिक लिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे इससे स्टार्ट होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये आप यहाँ से करके जाओगे। इसके साथ मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये भी होता है ऐसे ही। देखो ये भी है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये भी है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ये है टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होता है टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। यहाँ पे किलोग्राम्स है, टू द मास ऑफ, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आपका है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, यहाँ पे किलोग्राम्स है, यहाँ पे लीटर्स है। इट इज डिनोटेड, मोलैरिटी हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एम, और मोलैलिटी हम डिनोट करते हैं बाय, और मोलैलिटी हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एम। एम इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगी फिर, एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे स्मॉल एम क्या बन जाएगा आपका, एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये लीटर्स हो गया, यहाँ पे ये किलोग्राम्स हो जाएगा। मोलैरिटी कहाँ किस पे डिपेंड होगा, जरूरी है ये वॉल्यूम पे डिपेंड होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम मास लेते हैं। तो ये मोलैरिटी किस पे डिपेंड होगी, मोलैरिटी ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड, यानी ये यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर, यानी ये इंडिपेंडेंट होता है। द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, देखो यहाँ पे है मोल्स और यहाँ पे है लीटर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर, इसका यूनिट मोल पर लीटर। यहाँ पे इसका यूनिट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे है मोल्स और नीचे है किलोग्राम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल पर ग्राम। देखो यहाँ पे भी ऊपर मोल था, यहाँ पे भी ऊपर मोल था, लेकिन यहाँ पे नीचे लीटर था, यहाँ पे नीचे किलोग्राम था, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पे आ जाएगा मोल पर ग्राम। ये आप करके जाओगे यहाँ से। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने आपको कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था, दैट इज एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में भी कौन सा इंपॉर्टेंट दिया हुआ था, बोहर मॉडल, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है पहला आपका थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसने क्या प्रपोज किया था, ही प्रपोज्ड दैट एन एटम इज शेप्ड लाइक ए स्फीयर। इसने प्रपोज किया था कि जो एक एटम होता है वो कैसा होता है, वो एक स्फीयर के जैसा होता है, और जिसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी हर जगह पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और इसने क्या साथ साथ बताया था, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर सो एज टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इस स्फीयर में एम्बेडेड होते हैं, यानी ऐसे इस स्फीयर में प्लेस किए हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट एक स्टेबल बन जाएगा। इसमें जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इसमें जो चार्ज रेस्ट पे होगा, उसमें जो अरेंजमेंट होगा चार्जेस का वो स्टेबल बन जाए, ऐसे उसमें अरेंजमेंट होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का इस स्फीयर में। ऑल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट। वाटरमेलन में उसने क्या बोला था, जो भी उसमें ये सीड्स होते हैं, उन सीड्स को उसने इलेक्ट्रॉन बोला था, और जो उसका रेड पोर्शन है, ऑरेंज वाला पोर्शन, उसको उसने बोला था क्या, उसको उसने मेंशन किया था एज पॉजिटिव चार्ज, और जो उसमें सीड्स है उसको बोला था नेगेटिव चार्ज। और ये ऐसा उसने दिया था, उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेगेटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, जैसे हम कहते हैं कि प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल से क्या मुराद है, इसका ये बोलता है, इसमें हम बोलते हैं कि जैसे हम प्लम केक लाते हैं, उसमें क्या होता है, जो केक और उसमें जो जो ड्राई फ्रूट्स ऐड किए गए हैं, जस्ट लाइक दैट कि ड्राई फ्रूट्स हम एज एन इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, एंड जो उसमें जो केक वाला पोर्शन होता है वो हम एज ए पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, प्लम पडिंग
मॉडल। इसने 2 मॉडल दिए थे, वाटरमेलन मॉडल उसको हम बोलते हैं, या तो उसको हम बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। इसने क्या बोला था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। दैट ही प्रपोज्ड दैट एन एटम इज शेप्ड लाइक अ स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁻। इसने बोला था कि जो एटम होता है वो स्फीयर के जैसा होता है और इसका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर सो एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, आल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ये आपको मैंने बता ही दिया कि प्लम केक जो होता है उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स और केक का अरेंजमेंट होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट किस में होता है, एक एटम में। और इसने वाटरमेलन का एग्जांपल दी थी कि जैसे उसमें सीड्स और ऑरेंज पोर्शन होता है, उसी का कॉम्बिनेशन उसने बताया था कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन किस में होता है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन एक एटम में होता है। यानी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अरेंज किए गए होते हैं, जैसे सीड्स और उसका जो वाटरमेलन का रेड पोर्शन ऑरेंज पोर्शन होता है, वैसे ही इसमें भी अरेंजमेंट दिया होता है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इसने कौन सा एटम दिया था, उसमें इसने कौन सा इसमें यूज किया था, इसमें एक्सपेरिमेंट एक किया था, इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या हमें बोलता है जब इसने पहले हम एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं, उसमें क्या क्या उसने लिया था। एक तो उसने लिया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और लिया था गोल्ड फाइल उसने एक ली थी और उसने लिया था डिफ्लेक्शन स्क्रीन और एक छोटी सी स्लिट ली थी जिससे उसने वो अल्फा पार्टिकल्स को पास किया था। तो जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को उसमें से पास किया और गोल्ड फाइल पे स्ट्राइक किया तो हमें क्या वहां पे ऑब्जर्वेशंस मिली, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट डिविएशन चली गई। Some of the alpha particles were deflected by gold foil gold sheet at very small angles या by small angles। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, वो विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए और सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उनको क्या हुआ, उनको गोल्ड फाइल ने स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर दिया। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को वापस कौन भेज सकता है, पॉजिटिव को रिपल कौन करेगा, पॉजिटिव को अपने पास कौन नहीं आने देगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही अपने पास नहीं आने देगा। दैट इज वाई वो डिफ्लेक्ट हो गया। दैट इज वाई उसने क्या कहा, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बैक, that is only few alpha particles had nearly 180 angle of deflection। तो कंक्लूजन हमें यहाँ पे मिला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। यानी हमें मिली मोस्ट ऑफ द स्पेस जो हमें एटम में मिली वो क्या मिली, एम्प्टी। द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम टू डिफ्लेक्ट द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। यानी इसने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड होता है एक स्मॉल वॉल्यूम में, यानी वो एक ही जगह होता है जो कि जिसने अल्फा पार्टिकल को क्या किया था, जिसने अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट किया था। तो द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। यानी अगर हम टोटल एटम लेंगे जो भी जितना भी बड़ा होगा उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा है, is about 10⁻⁻10 centimeter, while that of the radius is while that of the nucleus is 10⁻⁻15। यानी अगर हम रेडियस ऑफ एटम लेंगे 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद अगर हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे, ऐसे ही आपको मॉडल लिखना पड़ता है, एक तो पहले एक्सपेरिमेंट की डायग्राम, फिर इसके ऑब्जर्वेशंस, इसके कैलकुलेशंस, फिर इसके लिमिटेशंस क्या रहे। अगर हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस क्या रहे, model was not in accordance with Maxwell's theory and could not explain the stability of atom। यानी ये मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक मॉडल नहीं था और इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं दी थी। डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इसने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नहीं बताई थी, इसने कुछ भी नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, लेकिन इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होगा वो एक छोटे से वॉल्यूम वो एक छोटा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और वो एक ही जगह होता है। ये उसने बोला था कि वो एक ही जगह कंसंट्रेट होता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। यानी हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या हम बोलते हैं ईएम रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप याद रखने, आपको फिजिक्स में भी बहुत 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 काम आएगा।
It is a process of emission of electron from the surface of metal. When a photon of certain frequency is incident on a metal surface, the electron emitted is called as photon. देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम एक मेटल का शीट लेंगे, यहाँ पे अगर हम एक मेटल का शीट लेंगे, उस पे हम एक इलेक्ट्रॉन, इस पे हम लाइट ड्रा करेंगे, पहले हम इस पे लाइट डालेंगे, उसमें हम लाइट इतनी डालेंगे कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो जो इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उससे उसकी ज़्यादा होगी, यानी उसकी वर्क उससे ज़्यादा होगी। यहाँ पे अब अगर हम डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। सरफेस ऑफ मेटल व्हेन ए फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जब देखो लाइट तो क्या प्रोड्यूस करती है, लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस करती है, बिकॉज लाइट इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। यानी हमें इस फोटॉन की वजह से, हमें इस फोटॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, किससे, इस मेटल से। तो कुछ फ्रीक्वेंसी हमें इस फोटॉन को देनी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली, नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ मेटल, यानी जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता होगा, जब हमने यहाँ पे लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिलीज हो गया, देखो जब यहाँ से हमने लाइट डाली, फोटॉन जब यहाँ से गिरा इस पे, और जब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें जो टाइम है वो काफ़ी कम था, यानी इसमें कोई भी टाइम नहीं लगा, यानी नो टाइम लैग बिटवीन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ मेटल सरफेस। इसके बाद आता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, यानी जो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी लग जाएगी इस मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू रिक्वायर्ड to eject the electron, to remove the electron from the metal surface is called the threshold frequency. Number of photoelectrons is directly proportional to the इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी। उसके बाद होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कितनी, जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी, जितनी हम एनर्जी इस पे लगाएंगे, जो इस मेटल पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, जितनी हम इस पे एनर्जी लगाएंगे, उसमें से पहले आधी एनर्जी किस में खर्च हो जाएगी, आधी एनर्जी इसको निकालने में खर्च हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी आधी फ्रीक्वेंसी किस में खर्च हो जाएगी, आधी फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ में खर्च हो जाएगी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इसको निकालने में, जिसको आप वर्क फंक्शन भी बोलते हो। और जो बाकी बचेगी एनर्जी, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी वो काइनेटिक एनर्जी फिर इसको मिल जाएगी, यानी पहले इसको निकालेगा, फिर बाकी जो एनर्जी बचेगी उस एनर्जी के हिसाब से उसको वो इसे मतलब बाहर निकालेगा, इजेक्ट करेगा उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, और उसी को हम बोलते हैं, हमें यहाँ पे मिलेगी वर्क फंक्शन या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिससे मैंने आपको बोला था कि आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आपको करके जाना है। बोहर्स मॉडल, इसका मेन जो स्पेशल रिजल्ट यहाँ पे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनर्जी शेल इज इक्वल टू, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसका, एक इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व करता है एनर्जी शेल्स में, वो बराबर होता है, यानी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, वायर एन इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था, यानी एन यहाँ पे होता है किस शेल में होगा। यहाँ पे एक और जिसपे मैंने आपको वहां पे बोला था, या तो रेडियस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपका एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि वहां पे मैंने ब्रैकेट में लिया हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से ये है, रेडियस किसके बराबर होता है, रेडियस होता है बराबर nth ऑर्बिटल की रेडियस किसके बराबर होती है, nth शेल की किसके रेडियस किसके बराबर होती है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे जेड क्या होता है, एन यहाँ पे होता है कौन सा ऑर्बिट होगा या कौन सा शेल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जेड क्या होता है, जेड यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर। ये हम किस में डिस्क्राइब करते हैं, एंगस्ट्रॉम्स में। इसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वेलोसिटी ऑफ nth या nth शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें कितनी वेलोसिटी होती है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल 2.19 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी होती है।
इसके बाद एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी ऑफ nth शेल या nth ऑर्बिट किसके बराबर होती है, दैट इज ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर डिवाइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसमें चार्ज में ये कन्वर्ट करेंगे, दैट इज यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1.6 × 10⁻19 जूल्स। यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस एनर्जी पे आप एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, और या तो इस रेडियस पे आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, यानी ये हमें खाली एक एटम के लिए एप्लीकेबल था बोहर का मॉडल, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। इट फेल टू एक्सप्लेन, यहाँ पे आप ये लिख लीजिए, इट फेल टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिट अप टू सेवरल कंपोनेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। It failed to explain the Stark effect when the spectral lines get split up into the field lines presence of light। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, क्यों किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन स्लाइड्स में अंडरलाइन किया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि आपको मतलब आपको पता चल जाए कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसके बाद एक और लिमिटेशन क्या है, अनेबल टू एक्सप्लेन डबलेट ट्रिपलेट लाइन्स इन स्पेक्ट्रम, वायलेशन ऑफ, ये किसको वायलेट करता था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ क्या होती है, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट वहां पे दिया हुआ था। Lewis de Broglie proposed that the matter also has dual nature, dual character as well as particle as well as wave। डी ब्रॉगली ने ये बताया था कि मैटर हैज ड्यूअल नेचर, यानी उसके पास वेव नेचर भी है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन इट इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। यहाँ पे आप देख लीजिए, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। वेवलेंथ के बराबर होती है, वेवलेंथ यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और पी जो होता है दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दैट इज यहाँ पे लैम्डा किसके बराबर बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा बराबर एच बाई एम वी। यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ से एम वी का वैल्यू निकालेंगे, तो एम वी का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, दैट इज के ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। वहाँ पे अगर आप एम वी कॉमन निकालोगे तो वी स्क्वायर के बदले रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एम वी के बदले हमें वी के बदले हमें मिल जाएगा रूट ऑफ एम के ई, यानी ट्वाइस मास एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी यानी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम यहाँ पे है। इसके बाद अगर हम चार्जेस में चलेंगे, इसके बाद चार्जेस में हम कैसे अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे मैटर हम चार्ज में कैसे इसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज कर सकते हैं, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m/q_v। यहाँ पे q चार्ज है और यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे v आपका पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे v आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके बाद आपका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, दैट इज इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली position and momentum of small microscopic moving particle which is absolute accuracy और certainty। इसने ये बताया था कि ये इम्पॉसिबल है कि हम एक साथ एक पार्टिकल की मोमेंटम और उसकी पोजीशन, मतलब एक साथ एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम बताना पॉसिबल नहीं है, यानी इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड the position and momentum of a small microscopic moving particle simultaneously with accuracy, with absolute accuracy, यानी 100% accuracy के साथ हम इन दोनों का वैल्यू नहीं निकाल सकते एक साथ, यानी simultaneously हम दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यानी पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, यानी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ हम बोथ रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते एक साथ। If an attempt is made to measure any one of these quantities with higher accuracy, the other becomes less accurate। यानी जब भी हमने ट्राई किया था कि हम एक को सॉल्व करेंगे विद हायर एक्यूरेसी, तो दूसरा ऑटोमेटिकली लेस एक्यूरेट बन जाता था। यानी अगर हम पोजीशन निकालते थे तो मोमेंटम
लेस एक्यूरेट बनता था। अगर हम मोमेंटम हाई एक्यूरेसी से निकालते तो पोजीशन वहाँ पे लो एक्यूरेट यानी लेस एक्यूरेट बन जाता था। ये खाली सिग्निफिकेंट किन के लिए था, ये सिग्निफिकेंट था फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी यानी मोमेंटम और पोजीशन यहाँ पे इज इक्वल टू ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यानी अगर हम मोमेंटम हम लिख सकते हैं एम इंटू वी, यहाँ पे हम खाली लेंगे वी लेंगे, एम डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम लेंगे पोजीशन के साथ हम वेलोसिटी लेंगे तो ये भी आता है ग्रेटर और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई एम, क्योंकि यहाँ पे एम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख लेना आप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपके लिए मोर देन इनफ है आपके बोर्ड के लिए। इसके बाद हम एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज वो आपका आता है दैट इज क्वांटम नंबर्स। यानी ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, दैट क्वांटम नंबर्स क्या होता है। ये चार सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, उन वो चार नंबर्स होते हैं। उन चार नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। और पहला जो नंबर उसमें आता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। एंड इस एन का वैल्यू होता है पॉजिटिव इंटीजर विद एन वैल्यू इज इक्वल टू 1 to 1, 2, 3। ये हमें किसके बारे में बता देता है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इट टेल्स अबाउट द शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। या तो ये बताएगा इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। एक मैक्सिमम एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दैट इज उसके लिए कौन सी फॉर्मूला है, 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, यानी एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज n²। उसके बाद जो दूसरा क्वांटम नंबर आता है दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, वो हम डिनोट करते हैं एल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या देता है, ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको हम क्या दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। टेल्स अस अबाउट सबशेल एंड द शेप ऑफ सबशेल। ये हमें देता है इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में देता है, सबशेल के बारे में और शेप ऑफ सबशेल यानी सबशेल कैसा होगा। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, L कैन हैव वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। यानी जो L की वैल्यू होगी वो कहाँ से वेरी करेगी, वो वेरी करेगी 0 to n-1, यानी n तक भी नहीं जाएगा, n-1 जाएगा। कहाँ से, 0 से। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल इज इक्वल टू द n। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल इज इक्वल टू 2 प्लस L। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, दैट इज रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू एच डिवाइड बाई 2 पाई। ये आप यहाँ से कर सकते हो। और मैंने बताया था कि L की वैल्यू कहाँ से रेंज करेगी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लेना आप, L की वैल्यू आपको कहाँ से रेंज करेगी, 0 to n-1। ये 0 + 0 नहीं है, ये यहाँ पे है 0 to n-1। इसके बाद क्या है, L इज इक्वल टू 0, एफ सबशेल होगा। अगर L1 होगा तो P सबशेल होगा, L2 होगा तो D सबशेल होगा, L3 होगा तो F सबशेल होगा। ऐसे ही शेल्स वेरी करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम किसे डिनोट करते हैं, वो हम डिनोट करते हैं M से। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस। ये हमें नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस दे सकता है कि एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन की सब शेल में कैसी कैसी ओरिएंटेशंस हो सकती है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L to L+1 values of M are possible ranging from -L to L including 0. This quantum number explains splitting of spectral lines in presence of magnetic field. S सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इनको मैं ज्यादा डिफाइन यहाँ पे क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि 1 या 2 मार्क वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, या हमें पोजीशन यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में।
इलेक्ट्रॉन, यह हमें स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या देता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन या तो रोटेट करेगा अपनी एक्सिस में, या तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एक्सिस में मूव करेगा, या एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस में मूव करेगा। सो द क्वांटम नंबर कैन हैव टू वैल्यूज, या तो +1/2 होगा या तो -1/2 होगा। एन ऑर्बिटल कैन होल मैक्सिमम ऑफ कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2, यहाँ पे आप हैव लिख लीजिएगा। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहाँ पे हम एक ऊपर की ओर लेते हैं एक स्पिन, और दूसरा हम उसी में लेते हैं उसी ऑर्बिटल में नीचे की ओर। तो उसमें क्या होगा, अपोजिट स्पिन, यानी एक का मैग्नेटिक ये होगा स्पिन, मैग्नेटिक होगा, ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होगा +1/2, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का होगा -1/2। तो ये हमें स्पिन देता है कि अपोजिट स्पिन के बारे में बताता है, कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज फिलिंग ऑफ एन एटम्स। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको किस किस का टेक केयर करना है। ए पी आपको टेक करना है, दैट इज अबॉव प्रिंसिपल। पीईपी वहाँ पे मैंने लिया था, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहाँ पे मैंने लिया था, ये वाला लिया था हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये आपको यहाँ पे इनका ध्यान रखना है। पहले जब भी आप ये करोगे फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे तो आप कैसे करोगे, पहले आपको क्या करना है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कि वो जो ऑर्बिटल एनर्जी लेवल होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है इट स्टेट्स दैट in a single atom no two electrons will have an identical set or same quantum number। उसमें सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है, यानी हमें ऊपर की ओर दोनों नहीं रखने हैं, हमें एक तो ऊपर की ओर रखना है, दूसरा किसकी ओर रखना है, नीचे की ओर रखना है, यानी दोनों एक की ओर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसके बाद क्या है यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक यहाँ पे दो ही एक ऑर्बिटल में जा सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन्स। बिफोर द डबल ऑक्यूपेशन, जब आप डबल ऑक्यूपेशन करोगे एक ऑर्बिटल में, एवरी ऑर्बिटल इन ए सब लेवल इज सिंगली ऑक्यूपाइड फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल स्पिन। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन a single occupation ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन। तो यहाँ पे जब भी आप फिलिंग करोगे, फिलिंग करने से पहले आपको पहले एक एक सब में फिल करना है। यानी पहले अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल्स है और आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पहले में 2 और दूसरे में 1 नहीं लगाना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको पहले तीनों में 3 लगाने हैं, यानी एक एक ऑर्बिटल में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन लगाना है, यानी सिंगल ऑक्यूपाई आपको पहले करना है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी हुई होती है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को अपने अपने मतलब शेल में भेजते हैं। तो वो हमें किससे मिलता है, मतलब वो हमने यहाँ पे क्वांटम नंबर से मिल गया कि कैसे हमें फिलिंग करनी है। यहाँ पे हमें 4 क्वांटम नंबर्स मिले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, अबा प्रिंसिपल, इनका आपको ध्यान रखना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स आपके पास है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी एक एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो कितना अट्रैक्ट करेगा, जो उसने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया होगा वो उसको कितना अट्रैक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं, सिंपल सी जुबान में आपको बता दूं, इसका मतलब है जेड इफेक्टिव का, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो जितना एटम मतलब ये तो यहाँ पे हम निकालती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टेंडेंसी होती है एक एटम की कि वो शेयर इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करे। और यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी क्या है आपका, ये भी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों यहाँ पे क्या बन जाएंगे,
directly proportional. Along a period z effective is directly proportional to the electronegativity. और अगर आप along the group जाओगे, along the group क्या होगा आपका, z effective अगर डिक्रीज करेगा तो साथ ही साथ आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जीरो करेगी। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, इसका पॉइंट है यहाँ पे, ये आप इस पे आप नज़र देख लें, नज़र देके जाइएगा। उसके बाद एक और ट्रेंड क्या है, एक और ट्रेंड हमारे पास है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड, यानी या तो एनर्जी रिक्वायर होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। कब, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैस सिस्टम, यानी जब हम किसी एटम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, उस टाइम या तो एनर्जी रिक्वायर होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड अप करने के दौरान उसमें एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के टाइम एनर्जी हमें रिलीज हो जाएगी। यानी इसको हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी अगर हम देखेंगे, ये यहाँ पे एक एक्स है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लेंगे हम एक्स, और इसमें हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो बनती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू H1। और अगर हम किसी ऑलरेडी जिसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो उसमें जो है x-2 बन जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग when an electron is added to the outermost orbit of an isolated gaseous atom is known as electron gain enthalpy. In majority of the cases, delta H1 यानी electron gain enthalpy is negative यानी exothermic, एक्सेप्ट किन के होगी, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नोबल केसेस के बगैर जो ये होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक होगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्यों इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, डेल्टा H1 इज पॉजिटिव। इनका क्या होगा, इनका डेल्टा H1 पॉजिटिव होगा यानी एंडोथर्मिक होगा। इसके बाद सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी आप नोट करके जाइए कि ऑलवेज यहाँ पे है, यानी ये ऑलवेज यहाँ पे है, या आप इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z इफेक्टिव चार्ज। यहाँ से भी आप याद रख सकते हो, along द पीरियड, इसका भी वही कॉन्फ़िगरेशन, along द पीरियड Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। along a group Z effective decreases with decrease in electron gain enthalpy। ये वैसा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये कंपेरेबल था और ये आपको याद भी रह जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे भी along the period both increases, along the group both decreases। यहाँ पे आप देख सकते हो along the period both increases, along the period both decreases। ग्रुप 16 की यहाँ पे है और ग्रुप 17 की भी मैंने यहाँ पे ली हुई है कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद हम चलते हैं किसके और, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसवे सिस्टम। यानी एनर्जी, कितनी एनर्जी हमें लगेगी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में। यानी एक एटम से हमें क्या निकालना है, एक एटम से हमें किसको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हमें एनर्जी लग जाएगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक में हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी यहाँ से अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्सोथर्मिक होता है जहाँ पे हीट रिलीज हो, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो। एंडोथर्मिक वो होता है जहाँ से हमें यहाँ से ही एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि हमें एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड। यानी हमें एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, दैट इज उसमें एनर्जी लग जाएगी, उसमें हमें एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी। दैट इज इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी अगर हम मैग्नीशियम एटम लेंगे, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे उसको हम बोलेंगे एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज 1। देखो यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम स्टेबल एटम लेंगे पहले, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 प्रोटॉन्स होंगे। जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो हमें मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे तो इसमें से 2+, तो इसको 2+ चार्ज आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे बढ़ गया। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, तो मैक्सिमम किनकी डोमिनेंस हो गई, प्रोटॉन्स की, यानी प्रोटॉन इसको मैक्सिमम अट्रैक्ट करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो वहां पे हमें आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पे ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एनर्जी यहाँ पे हमें ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बन जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड एंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, यानी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, जिससे हमने दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकाले, जिससे हमने दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकाले, या जिससे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकाले, एज कम्पेयर टू जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इसके बाद इसका जो हम ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड्स क्या है इसके, ये भी आप देख लीजिए कि सेम यहाँ पे भी है, अलोंग द पीरियड बोथ डिक्रीज बोथ इंक्रीज। देखो यहाँ पे क्यों है, देखो जेड इफेक्टिव मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब न्यूक्लियस जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अगर हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन को, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा along the group, but along the period, but along the group क्या होगा, जितनी z effective decrease and effective nuclear charge decreases with decreasing the ionization energy। यहाँ पे मैंने ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिया हुआ है, ये आप करके जाएगा, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं हुए। और पीरियड की भी आप देख लीजिएगा, सेकंड पीरियड की यहाँ पे मैंने ली हुई है। उसके बाद हम लास्ट में यही डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो मैंने वहाँ पे लिया हुआ था, रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स टू गिव एंड राइज टू अ केमिकल कंपाउंड। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इंडिकेट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, यानी इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन टू एटम्स। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, और इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड इंडिकेट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। इसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ पे मैंने लिया हुआ था, कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। ये किसके कंपेयर होता है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी ये कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये वीकर होता है फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। इट्स अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स अ टाइप ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स अ टाइप ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन किस किस के दरमियान होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। वेयर इन द हाइड्रोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस implies that electrons are pulled closer more to the electronegativity ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर जाते हैं, क्लोजर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे आप इन स्लाइड्स को देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करके जाएगा। टोटल कितनी स्लाइड्स है, टोटल आपके पास ये आती है 27 स्लाइड्स। तो अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहे, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला कि हम फिजिकल अलग कवर करेंगे, ऑर्गेनिक अलग कवर करेंगे, और इनऑर्गेनिक अलग कवर करेंगे। तो ये वाला मैंने पोर्शन खुद कवर किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा स्ट्रांग है। लेकिन जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होगी वो हम एक एक्सपर्ट से जो है कल आपका अपलोड करवा देंगे, वो आपको अच्छे से ये पढ़ाएगा। लेकिन क्वेश्चंस वही होंगे जो मैंने आपको गैस में दिए हुए। तो आप मेरे चैनल से कनेक्ट रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।